नमस्कार। न्यूज़ टाइम 5 पीएम में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीते 3 दिनों से जो संसदीय कार्रवाई है, जिसमें विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। क्या है सारा मामला और 3 दिन से जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, पहले राज्यसभा में और अब लोकसभा में, इसमें सरकार कहीं न कहीं घिरती हुई नज़र आ रही है। बीते बुधवार को आपने देखा कि धनखड़ साहब जो कि सभापति हैं, चेयरपर्सन हैं और वाइस प्रेज़िडेंट हैं राज्यसभा के, उन्होंने 267 के नोटिस पर ऑपोजिशन के एमपीज़ को बोलने नहीं दिया, ज़ीरो आवर में सवाल नहीं करने दिया सरकार से और सत्ता पक्ष के लोगों को जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के ऊपर सियासत करने का जो है वो उनको अलाउ किया। आपने देखा किस तरीके से पहले सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर्स हैं, वो जॉर्ज सोरोस को लेकर सोनिया गांधी पे तरह-तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए दिखे। हालाँकि ऑपोज़िशन का ये कहना था कि आपके पास अगर पुख्ता सबूत हैं, तो आप क्यों नहीं उन पर तुरंत कार्यवाही करते? क्योंकि आपके पास तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका प्रावधान है। तो आप बजाय इसको संसद में डिस्कस करने के, आप चार्जशीट फाइल कीजिए। आप जॉर्ज सोरोस के खिलाफ लुकआउट नोटिस इश्यू कीजिए। ये सारा मामला शुरू अदानी प्रकरण से हुआ जब विंटर सेशन इस सत्र में लगा, तो उस समय अदानी को लेकर एक डीओजे से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक अभियोग का मामला फाइल होता है न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसपे सर्च वारंट पिछले साल इश्यू होता है सागर अडानी के खिलाफ और उसके बाद सब पीना नोटिस सर्व होता है गौतम अदानी के ऊपर। उनकी इंडिया एनर्जी कंपनी जो कि बॉन्ड्स के द्वारा पैसा रेज़ करती है अमेरिकन निवेशकों से और उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल भारत में 4 स्टेट्स में पावर सप्लाई एग्रीमेंट के जो एग्रीमेंट्स हैं पावर सप्लाई एग्रीमेंट के जिसको अक्षय ऊर्जा कहा जाता है या अंग्रेजी में कहें तो रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आंध्र प्रदेश में 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत और कुल मिलाकर 2200 करोड़ की रिश्वत का अभियोग का मामला आता है। अमेरिका में इस तरीके से पैसा रेज़ करके आप दूसरे कंट्रीज़ में अगर मामला जो अगर देते हैं, आप रिश्वत देते हैं तो उसमें अमेरिकन अदालतें इसको जो है वो एक दोष मानती हैं और तुरंत कार्रवाई करती हैं। अब अदानी पोर्ट्स का जो 553 करोड़ रुपए का बिलियन डॉलर का माफ कीजिएगा 553 मिलियन डॉलर का जो एक इन्वेस्टमेंट रेज़ होनी थी उस पर भी अब अदानी साहब ने कह दिया है, गौतम अदानी साहब ने कि हम अपनी इंटरनल अक्रेल से ये कोलंबो पोर्ट के लिए जो पैसा रेज़ किया जाना था 553 मिलियन डॉलर अब हम अपने पर्सनल रिसोर्सेज से देंगे क्योंकि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट रेज़ करने के सारे जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। इसको कुछ लोग कॉर्पोरेट वॉर भी मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है क्योंकि बहुत सारी स्पेसेस में उन्होंने जैसे सीमेंट स्पेस में आदित्य बिरला ग्रुप के साथ जो है उनकी तनातनी हुई और सीमेंट के जो बैग के रेट्स हैं वो गिर गए। जो सीमेंट ₹400 बैग बिक रहा था वो 370-75 पे आ गया क्योंकि अदानी ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट का जो होल्चिम सीमेंट से हॉस्टाइल टेक ओवर किया, उसमें $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, जिसमें से बहुत सारा पैसा उन्होंने प्रमोटर्स शेयर्स को गिरवी रख कर दिया। और उसी समय आपने देखा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है जनवरी 23, 2022 में, जिसके चलते अदानी के शेयर्स, कंपनीज के शेयर्स 7 कंपनियों में 30 से 40-50% तक नीचे चले जाते हैं। फिर उसमें मार्जिन कॉल आती है, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिससे उन्होंने पैसा रेज़ किया हुआ था, उनको पैसा देना पड़ता है। तो उसके एवज में वो अपना जो शॉर्ट टर्म कॉल होती है जिसमें छोटे टाइम के लिए 3 महीने, 6 महीने के लिए पैसा रेज़ किया था, वो कॉल आ जाती है कि आपको पैसा वापस करना है। जीक्यूजी इन्वेस्टमेंट फ्लोरिडा बेस्ड पेंशन फंड है, जो इनके लिए $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ की पहली इन्वेस्टमेंट करता है। कुल मिलाकर जीक्यूजी इन्वेस्टमेंट जो राजीव जैन और उनके साथ के कुछ साथी वहाँ चलाते हैं, उन्होंने अभी तक $8.1 बिलियन यानी कि लगभग 70,000 करोड़ रुपया अदानी ग्रुप कंपनीज में निवेश किया है और उसके बदले में उन्होंने 5.24% इक्विटी अदानी की विभिन्न कंपनियों में स्टॉक्स में ले ली है। मतलब 5.25% की हिस्सेदारी और करीब 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जीक्यूजी इन्वेस्टमेंट्स ने की है और वो अभी भी बुलिश हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में अदानी से अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो वापस पार्लियामेंट पे आते हैं। जगदीप धनखड़ जी ने जब 267 के नोटिस पर सुधांशु त्रिवेदी और उसके बाद किरण रिजिजू और निशिकांत दुबे जब ये सब लोग बोले
तो ऑपोजिशन ने कहा कि जब हम 267 का नोटिस देते हैं, संभल वायलेंस पे बात करने के लिए, मणिपुर की घटना पर बात करने के लिए, या हम देते हैं नोटिस देश पे जो कार्य व्यवस्था है, अदानी का मामला जो है, जिस पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का अभियोग का मामला निकल के आया, उस पर चर्चा करने के लिए जब हम बात करना चाहते हैं, तो आप नहीं सुनते हैं। पर 267 का नोटिस जब सत्ता पक्ष से आता है, क्योंकि जीरो आवर जो होता है या क्वेश्चन आवर जिसको कहा जाता है, वो सरकार को सवाल करने के लिए विपक्ष का एक हथियार है। उस हथियार को निरस्त करने का काम जगदीप धनखड़ साहब ने किया है, तो उनका ये कहना है कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना अब हमारी मजबूरी बन जाती है। और क्योंकि उच्च सदन में, अपर हाउस भी कहा जाता है राज्यसभा को, कि उच्च सदन में उनके कार्यों से भारत की गरिमा को ठेस पहुंची है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऑपोजिशन का काम है सवाल पूछना, और सत्ता पक्ष का काम है जवाब देना। और अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष सही से जवाब नहीं दे पाती है, तो सत्ता के पक्ष के लोगों को ये भी कहा जा सकता है कि आप अगर सत्ता नहीं ठीक से चला सकते, सही तरीके से देश की इंस्टीट्यूशंस को नहीं मैनेज कर सकते, तो आप सत्ता छोड़ दीजिए। तो ये काम होता है विपक्ष का करना। और ये सब काम जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी थी, तो उनके जो फायर ब्रांड नेता उस टाइम अरुण जेटली साहब थे, सुषमा स्वराज जी थी, तो वो ये कहते थे कि विपक्ष का काम है प्रोटेस्ट करना और सत्ता पक्ष का काम है जवाब देना। आपको याद होगा 2G 3G स्कैम में, कोल स्कैम में किस तरीके से मनमोहन सरकार को लपेटा जाता था, और सरकार का दायित्व होता था ज़ीरो आवर क्वेश्चन आवर में उन सवालों का जवाब देना। अब श्री खड़गे जी ने ये कहा है, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा के, कि उनके कार्यों ने भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई संसद की प्रक्रियाओं के तहत है। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया है। हमने पहले ही नोटिस दे दिया था। विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर एक साथ खड़े होकर बोलने के लिए यहाँ है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि सभापति ने हमारे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। 3 साल तक उन्होंने हमें महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए ना तो समय दिया और ना ही जगह दी। 3 साल तक उन्होंने हमें महत्वपूर्ण मुद्दे प्रस्तुत नहीं करने दिए और अनिवार्य रूप से विवाद खड़ा कर दिया, जो कि बातचीत करके सुलझाया जा सकता था। क्योंकि भाजपा सांसदों ने अब पलटवार वार किया है, तो जाहिर तौर पर विपक्ष जो है, उन्होंने भी अपनी तलवारें निकाल ली हैं। और अडानी मामले पर अब इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्ष के जो इतने भी संगठन हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो एनसीपी शरद पवार हो। हालाँकि एनसीपी शरद पवार पे आपका सवाल ये होगा कि एनसीपी शरद पवार के तरफ से बयान ये आ रहा है कि अदानी प्रकरण को छोड़कर अब और गंभीर मामलों पर ध्यान देना चाहिए। पर अब राहुल गांधी ने जो अडानी का मामला उठाया है, उस पर अब आम सहमति विपक्षी संगठनों में बनती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के जितने भी संगठन हैं, एक स्वर से अडानी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालाँकि सत्ता पक्ष पूरी कोशिश कर रही है, कभी अखिलेश यादव का नाम लेकर, कभी ममता बनर्जी की टीएमसी का नाम लेकर, या फिर कभी शरद पवार एनसीपी का नाम लेकर, कि ये लोग अदानी प्रकरण में कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े, राहुल गांधी अकेले ही अदानी प्रकरण पर लड़ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। ये दुष्प्रचार जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है। अब दोनों सदनों में फिर से सोमवार को सेशन लगेगा। आपने देखा वेडनेसडे की कार्रवाई के बाद जो अविश्वास प्रस्ताव आया, उसपे विपक्षी नेताओं ने पुरजोर समर्थन करते हुए हस्ताक्षर भी किए। 85 एमपीज़ जो हैं, उसके समर्थन में विश्वास प्रस्ताव के, और भारतीय जनता पार्टी के पास 113 एमपीज़ हैं राज्यसभा में। हालाँकि 14 दिन का नोटिस पीरियड होता है, अभी तो नोटिस सर्व किया गया है। अगले सेशन तक ये मामला थमेगा नहीं, ऐसा मामला सुनने में आ रहा है। दूसरी तरफ जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही थी, जिसमें एक कमेटी बनाई गई थी, अ, एक्स प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हमारे जो रामनाथ कोविंद हैं, उनके उनके अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सौंपी, और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उस रिपोर्ट को, कहा जाता है, एक्सेप्ट कर लिया है। और अब ये मामला जो है मंडे को लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में भी आ सकता है। एक व्हिप जारी करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे मेंबर पार्लियामेंट्स को वहां पर बुलाया है, और उन्होंने कहा है कि हम हमारे सारे एमपीज लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में अवेलेबल होने चाहिए, और उसमें ये कार्यवाही हो सकती है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रावधान है, उसमें क्या-क्या चीजें आती हैं और क्या-क्या चीजों में
ये प्रावधान जो है वन नेशन वन इलेक्शन का जो है पॉसिबल हो सकता है। पहली बात तो 2024 के 129वें अमेंडमेंट बिल का समर्थन ये सरकार करेगी सोमवार को, जिस पर वन नेशन वन इलेक्शन का सारा जो कार्यभार है वो टिका हुआ है। दिसंबर 12 को मैंने आपको जैसे कि बताया यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन जो है पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें 3 टियर में इलेक्शन होंगे, पहले लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एक साथ, जिसका इलेक्टोरल रोल जो है वो फ्रेश तरीके से बनाया जाएगा और टेंटेटिव डेट इसकी 2029 में इसके संशोधन होके इसको डिक्लेयर किया जाएगा और 2034 में इसको एप्लीकेबल करने की बात जो है मौजूदा सरकार कर रही है। इसमें जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है वो 100 दिन के भीतर कराने की बात कर रही है और उसका इलेक्टोरल रोल जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट जो इलेक्शन कमीशंस हैं वो उसका इलेक्टोरल रोल तय करेंगे, क्योंकि उसमें पार्टियां इलेक्शन नहीं लड़ती, इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ते हैं। पार्टीज के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन साइमल्टेनियसली कराने की बात जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसमें जो विपक्षी पार्टियों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर लोकसभा के इलेक्शन स्टेट इलेक्शंस के साथ होंगे, तो पहले जो स्टेट इलेक्शंस के मिसाइल पे इलेक्शन लड़ा जाता था और आपने देखा है महाराष्ट्र में भी वोटर्स जो हैं, वो लोकसभा इलेक्शन के लिए अलग तरीके से वोट करते हैं, स्टेट इलेक्शंस के लिए अलग तरीके से वोट करते हैं। पर अगर दोनों इलेक्शन साइमल्टेनियसली हो जाएँगे, तो सेंटर में जिसकी सरकार होगी, उसके लिए स्टेट्स में सरकार बनाना आसान होगा। अब इसके लिए जैसे पहले ईवीएम्स और सिंबल लोडिंग यूनिट्स और वीवीपैट मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो 4 गुना ज़्यादा अब मशीनें, चाहे वो सीएलयू यूनिट्स हों, वीवीपैट यूनिट्स हों या बैलेट मशीन्स हों और सिंबल लोडिंग यूनिट्स हों, सरकार को मुहैया करानी पड़ेंगी, उसका बजट बनाना पड़ेगा। तो ये कह देना कि इससे जो है इलेक्शन जो है सालों-साल नहीं चलेगा, एक ही बार में 5 साल का इलेक्शन हो जाएगा, तो उसमें बहुत सारी दुविधाएँ हैं। पहली बात तो खर्चे की जो बात है, खर्चा तो इसमें 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो अभी एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आपको 4 गुना इज़ाफ़ा करना है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और क्या अगर भारतीय जनता पार्टी 2029 में चुनाव हार जाती है, तो क्या दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी जो बनेगी, जो चुनाव जीतेगी, क्या वो वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद करेगी? ये भी बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है। अभी एक हाई लेवल कमेटी जो है, जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंडर थी, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है अर्ली सितंबर में वन नेशन वन इलेक्शन की दी थी, जिसपे यूनियन कैबिनेट की अब अप्रूवल आ गई है और माना जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन में इसको इम्प्लीमेंट करने की कवायद की जाएगी। कमेटी ने जो 2002 सितंबर 2 2023 में बनी थी, 1 साल पहले, उन्होंने 191 दिन काम किया। 18,626 पेजों की ये रिपोर्ट जो है, वो मार्च 14 2024 में सबमिट की गई और रिपोर्ट के अनुसार सजेशंस जो हैं, वो पब्लिक से इनवाइट किए गए। 21,558 रिस्पॉन्सेज पब्लिक से मिले, जो कि नॉर्मली इंग्लिश, हिंदी में थे, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में नहीं थे। तो इसमें जो केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी या जो नॉन हिंदी भाषाई प्रदेश हैं, उनकी जो सहमति है, वो किस तरीके से ली गई, शायद इंग्लिश में ली गई होगी। अब इसमें 80% लोगों का ये मानना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने से देश का खर्चा भी बचेगा और समय का भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता है, तो सरकार के सारे कार्य, चाहे वो वेलफेयर के हों या सोशल वेलफेयर के हों या सरकारी अनुदान के हों या सड़क बनाने के हों या हेल्थ और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं के हों, वो सब जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में रोक दिए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ही बार लगेगा, तो स्टेट्स और सेंटर के काम जो है वो साथ-साथ चलते रहेंगे। हालाँकि ये जो बिल है, ये फ्राइडे को यानी कि कल शुक्रवार को लोगों में सर्कुलेट किया गया। इसमें नया आर्टिकल एक 82 ए जो है, जो साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराएगा हाउस ऑफ पीपल एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसका प्रावधान करने की बात है। और आर्टिकल 83 जिसमें ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, उसका प्रावधान अमेंड किया जाएगा। आर्टिकल 172 जो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके प्रावधान में भी बदलाव किए जाएंगे और आर्टिकल 327 जो पार्लियामेंट को पावर देती है प्रोविजंस देने की इलेक्शंस लेजिस्लेचर का कराने की। तो ये 4 आर्टिकल्स जो प्रमुख तौर पर हैं और आर्टिकल 82 ए को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। एज पर रिकमेंडेशन जो हाई लेवल कमेटी की है, उसमें उन्होंने जो अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं, वो जो
टर्म है लोकसभा की 2029 में जैसे इलेक्शन होंगे, तो 2029 में ये आर्टिकल 82 ए को इफेक्ट किया जाएगा और 2034 तक जितनी भी विधानसभाएं हैं जिनके कार्यकाल आगे पीछे हैं, उनका कार्यकाल को उनके साथ सिंक कर दिया जाएगा लोकसभा की ड्यूरेशन के साथ, और उसके बेसिस पर 2034 में लोकसभा और स्टेट इलेक्शन साइमल्टेनियसली कराए जाएंगे, ऐसा उस कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है। अब जो असेंबली इलेक्शंस हैं, वो अपॉइंटेड डे से अगर पहले असेंबलीज इलेक्ट हो जाती हैं, तो वो फुल टर्म अपनी लोकसभा के जो टर्म है उसके साथ उसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा। और अगर कोई लोकसभा या स्टेट असेंबली डिसॉल्व होती है अपने फुल टर्म से पहले, अविश्वास प्रस्ताव से या पार्टी के टूटने से या किसी भी रीजन से, तो मिड टर्म इलेक्शन जो होंगे वो उसी समय तक होंगे जब तक उस लोकसभा का कार्यकाल है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए 2.5 साल बाद महाराष्ट्र की सरकार गिरती है, तो जो चुनाव कराए जाएंगे वो सिर्फ 2.5 साल के लिए वैलिड होंगे। 5 साल बाद महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ होगा। तो इसमें खर्चा तो डबल हो गया, क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार गिरती है तो उस सरकार का कार्यकाल जो है वो आधा रह जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कमेटी ने यह भी प्रपोज किया है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस को साथ साथ कराने से जो म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस हैं वो 100 दिन के भीतर जनरल इलेक्शन के करा लेने चाहिए। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और लेजिस्लेटिव चेंजेस को आउटलाइन किया है। इस ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए हमें कम से कम 15 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन की और 18 अमेंडमेंट्स लॉ की लेके आनी पड़ेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन और रेलेवेंट लॉज में मैंने आपको बताया जैसे कि नया आर्टिकल 82 ए, जिसमें नॉट विथ स्टैंडिंग उसमें कंटेन आर्टिकल 83 और 172 के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो जनरल इलेक्शंस हैं उसके बारे में अपॉइंटमेंट डेट कब वो समाप्त होगी और कब उसका कार्यकाल समाप्त होगा, वो फुल टर्म ऑफ द हाउस लोकसभा के साथ उसको सिंक किया जाएगा। समिति ने यह भी कहा है कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन जो होंगे वो खाली जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड ऑल विधानसभा तक ही सीमित रहेंगे और कोई इलेक्शन इसमें शामिल नहीं होगा। पंचायत इलेक्शन क्योंकि 100 दिन बाद होंगे, तो सेपरेट सेट ऑफ इलेक्शंस अनाउंस किए जाएंगे। ये साइमल्टेनियस इलेक्शन तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 100 दिन का मतलब 3 महीना। तो जब आप लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन करा लेंगे तो 100 दिन के भीतर आपको फिर उतने रिसोर्सेज मोबिलाइज करने हैं, फिर उतनी ईवीएम मोबिलाइज करनी है और आपको लोकल चुनाव पंचायत चुनाव भी कराने हैं। हालांकि लोकल चुनाव पंचायत चुनाव जो है वो बैलेट से होते हैं, ईवीएम से चुनाव शायद ही कुछ स्टेट्स में होते होंगे। अब दूसरी बात जो ड्राफ्ट बिल में ये है वो ये कहती है कि प्रेसिडेंट मे बी द पब्लिक नोटिफिकेशन इशूड ऑन द डे ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस। तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट महोदय उस दिन पब्लिक को नोटिफाई करेंगे। फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस जब होगी आफ्टर जनरल इलेक्शन, जो कि 2029 में होंगे, 2024 की डेट निकल चुकी है, तो 2029 में जब पहला सेशन बैठेगा हाउस का, तो प्रेसिडेंट उस समय लोगों को नोटिफिकेशन इशू करेंगे जनरल इलेक्शन की अगले, और इस प्रोविजन को, इस आर्टिकल 82 ए के प्रोविजन को लागू करेंगे। डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो होगी वही अपॉइंटमेंट डेट कहलाएगी, ऐसा उनका कहना है, कमेटी का कहना है। और जो एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग पोल्स होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाके सरकार उस खर्चे को कम करने की कोशिश करेगी। इसमें स्टेट और यूटीज का भी स्पेशल लॉ एक अमेंडमेंट होगी, जिसमें दिल्ली का यूटी है, जम्मू कश्मीर का है, पुडुचेरी का है, उसको भी साइमल्टेनियसली स्टेट असेंबलीज और लोकसभा इलेक्शन के साथ जोड़ने की कवायद उन्होंने करी है। अब बात यह आ जाती है कि 15 1.5 करोड़ लोग मोबिलाइज होते हैं ये जो इलेक्शन कराते हैं, और उसके बाद 100 दिन के बाद फिर उनको मोबिलाइज करना है, फिर आपको सारा प्रोसेस रिपीट करना है। तो जो लोग पहले लोकसभा इलेक्शन में काम करेंगे, जाहिर तौर पर उनको लीव दी जाएगी, या वही लोग दोबारा पंचायत इलेक्शन और लोकल बॉडीज का चुनाव करेंगे। तो इस तरीके से कोई समय की बाध्यता, आपने इलेक्शन तो इकट्ठा करवा दिया, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कवायद आप कर रहे हैं। स्टेट असेंबलीज में आपको पता है लोकल मामले होते हैं, रीजनल पार्टीज होती हैं जो अपने लोकल मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती हैं। अब अगर लोकसभा का चुनाव विधानसभा चुनाव के साथ मिलकर होगा, तो इसमें बड़ा मामला ये खड़ा हो जाता है कि ये चीजें कैसे आप इसको प्रसारित करेंगे। ये जो है दिस विल अमाउंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ स्टेट्स, को कहते हैं कि जो संविधान के अधिकार स्टेट्स को हैं। इंडिया को कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, और अगर आप उसकी यूनियन ऑफ स्टेट्स की पावर्स ही स्टेट्स की ले लेंगे तो फिर सेंटर क्या कर, सेंटर जो है हावी हो जाएगा
और जीएसटी लेकर आपने टैक्स इंडेक्स लेकर तो स्टेट्स को पंगु कर ही दिया है। जितनी भी ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं वो कहती हैं हमें टाइम पे पैसा नहीं मिलता। झारखंड के लोग कहते हैं 1,36,000 करोड़ बकाया है हमारा। वेस्ट बंगाल कहता है हमें पीएम आवास योजना या मनरेगा योजना से बाहर रखा गया है। और बहुत सारी स्टेट्स, हिमाचल में कहा जाता है कि फ्री की रेवड़ियां बांटने का अधिकार खाली सेंटर की सरकार को है। स्टेट से फ्री बस राइड या कुछ देने की कोशिश करती है तो सेंटर उस प्रावधान पे जो है रोक लगाती है। तो एक तरीके से ये स्टेट्स के राइट्स को, उनके अधिकारों का हनन और उनके अधिकारों को छीनने का काम जो है, ये वन नेशन वन इलेक्शन करेगा। कुछ ऑपोजिशन पार्टीज का ये मानना है। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत या हंग हाउस के तहत, तो उसके फ्रेश इलेक्शन जो हैं वो उसी टेन्योर के लिए किए जाएंगे जिसमें लोकसभा का कार्यकाल है। इसका मतलब ये है कि आप साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराने के लिए ये जो कम अंतराल की जो सरकार बनेगी 2 साल या 2.5 साल की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो ज़्यादा खर्चा सरकार का करोड़ों रुपए का हो जाएगा और ये टर्म्स को शॉर्ट करके आप सरकार के जो व्यय का नुकसान कर रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन तो हुआ नहीं, क्योंकि आपके जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है वो वैसे भी 100 दिन के बाद हो रहे हैं और स्टेट असेंबली इलेक्शन अगर डिसॉल्व होती है असेंबली तो फिर आपका कार्यकाल उतना ही टाइम का रहेगा जितना टाइम लोकसभा का है। तो इन चीज़ों में साइमल्टेनियसली इलेक्शन का जो पॉइंट्स हैं, जिसमें आप खर्चा कम करने की बात कर रहे हैं, जिसमें आप सरकारी कर्मचारियों के व्यय की बात कर रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हंग हाउस में दोबारा इलेक्शन होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो तब भी लग जाएगा। तो ये सारी चीजें उसमें फेल हो जाती हैं। एक पॉजिटिव जो फीचर इस रिपोर्ट का वो ये है कि सिंगल इलेक्टोरल रोल जो है वो अमेंडमेंट करके आर्टिकल 325 में लिया जाएगा, व्हिच मीन्स दैट तीनों टियर ऑफ इलेक्शंस में इलेक्टोरल रोल सेम होगा। मतलब लोकसभा में जो वोट करेंगे, विधानसभा में जो वोट करेंगे और पंचायत इलेक्शन में जो वोट करेंगे, उनका इलेक्टोरल रोल सेम रहेगा। आर्टिकल 325 में अमेंडमेंट करके ये तय किया। और दूसरी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोकल बॉडीज इलेक्टोरल रोल्स की है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ होगी। और ये टास्क जो है प्रैक्टिकली कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम जो है वो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में बढ़ाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में बहुत सारी दिक्कतें ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को आ सकती हैं। कमेटी ने यह भी एक्नॉलेज किया है कि डिटेल रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट्स की, ईवीएम्स की, वीवीपैट्स की, पोलिंग पर्सनल की, सिक्योरिटी फोर्सेस की और इलेक्शन मटेरियल की बढ़ जाएगी। करंट नंबर जो भी हमारा ईवीएम्स और वीवीपैट का, उससे 3 गुना ज्यादा हम लोगों को ईवीवीपैट्स देने पड़ेंगे। और पैरामिलिट्री फोर्सेस सक्षम है इन इलेक्शंस को विधानसभा और लोकसभा के साइमल्टेनियसली कराने की। इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू नोट कि कमेटी जो है उन्होंने ऑल्टरनेट सोल्यूशन हाई कॉस्ट का या पॉलिसी पैरालिसिस का इस इस रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया है। कॉस्ट वो कैसे लेके डाउन आएंगे, कितनी कॉस्ट कम होगी, कितने अमाउंट से कितनी कम होगी, और जो व्यय कैंडिडेट्स करते हैं इलेक्शन में उसका क्या होगा। क्या वो व्यय भी पे कंट्रोल होगा? क्या आचार संहिता में उनको एक आजादी नहीं होगी कि इतने पैसे ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा व्यय तो कैंडिडेट्स करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। और आपने देखा किस तरीके से लाडकी बहना योजना में 21-21 सौ रुपए अकाउंट में जमा करा के वोट लिए गए और बहुत सारा पैसा कैश में भी बांटा जाता है। तो क्या जो कैंडिडेट्स व्यय करते हैं इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, क्या उस पे भी कंट्रोल किया जाएगा? तो इस रिपोर्ट पे कुछ बातचीत नहीं लिखी है। और दूसरी बात है, जो इलेक्शन ड्यूरेशन है, जो 10 हफ्ते तक इलेक्शन चलता है, आप पहले नोटिफिकेशन करते हैं और 8 हफ्ते से पहले आप नोटिफिकेशन कर देते हैं और 10 हफ्ते सारा प्रोसेस चलता है। काउंटिंग का प्रोसेस भी हफ्ता 10 दिन खींचता है। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान में आप इसको 10 हफ्ते से 4 हफ्ते कर देंगे? तो इसका भी जवाब जो है वो अभी किसी के पास नहीं है। और डिप्लॉयमेंट की मैंने बात की कि 4,000 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की चाहिए होंगी इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने की, और होम मिनिस्टर का कहना है कि ये सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। अब डिल्यूशन जो ओरिजिनल प्रपोजल का है उसमें मॉरल अथॉरिटीज जो हैं साइमल्टेनियसली इलेक्शन कराने की, वो अंडरमाइन होती हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र की सरकार होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी जिम्मेदारी लेगा। अभी इस मामले में बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं। अगर सरकार हिमाचल गुजरात का इलेक्शन इकट्ठे नहीं करा सकती, झारखंड का इलेक्शन एक फेज में नहीं करा सकती, 2024 से पहले जितने इलेक्शन हुए उसमें कोई भी साइमल्टेनियसली इलेक्शन जो है एक एक दौर में, स्टेट में हरियाणा को छोड़ दीजिए और महाराष्ट्र का छोड़ दीजिए, तो सारी स्टेट के इलेक्शन जो है डिफरेंट फेजेस में हुए हैं। लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ 7 फेजेस में हुआ। तो एक फेज में इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं है। सरकार के पास सवाल बहुत हैं, जवाब इनके आने बाकी हैं।
देखिए मंडे को जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में क्या होता है। हम भी इंतजार कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम आगे आपसे रूबरू होंगे। आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा? हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि पारदर्शिता हो करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकें। आज के लिए इतना ही। अब हम सोमवार को फिर वार्ता करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।